Hello students, I am Dr. Avnish Kumar Singh from Ambalika Institute of Management and Technology. Now, in this session we are going to understand Compton effect, that is in 2 lectures. So, this is lecture 1 and that is of module 3 of quantum mechanics of our subject physics. After this session, a student will able to understand द फिनोमिना ऑफ कॉम्पटन इफेक्ट. कॉम्पटन इफेक्ट क्या होता है, किस तरह काम करता है, रिजल्ट्स क्या हैं. डिराइव द एक्सप्रेशन ऑफ कॉम्पटन शिफ्ट. कॉम्पटन शिफ्ट क्या है भी डिस्कस करते हैं, वो मैथमेटिकल डेरिवेशन है, तो कैसे डिराइव करते हैं उसको ये समझ सकेंगे. डिस्कस द वेरियस कंक्लूजन्स फ्रॉम कॉम्पटन शिफ्ट एक्सप्रेशन. ये एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है बट इसके मैथमेटिकल एनालिसिस से वी कैन गेट लार्ज इंफॉर्मेशन अबाउट दिस प्रोसेस. अप्लाई द expression to solve numerical problem regarding Compton scattering. So, large number of numericals are there, we will take one by using this Compton shift expression. Now, before going to the actual topic, first of all we have to understand that what happen when a particle or a matter interact with energy. बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं. अगर वेव या एनर्जी मैटर से या पार्टिकल से किसी मैटर सरफेस से इंटरेक्ट करे तब क्या होगा. बट अगर हम बात करें एनर्जी लॉस की तो वहाँ 3 तरह के फिनोमिना पॉसिबल हैं और ये फिनोमिना कब होंगे ये डिपेंड करेगा एनर्जी ऑफ फोटोन पे एंड इट इज़ आल्सो द फंक्शन ऑफ z, दैट इज़ द एटॉमिक नंबर. तो मेन ये समझें कि पार्टिकल एनर्जी वेरी करेगी तो अलग अलग तरह के फिनोमिना संभव हैं. लेकिन देखें जैसे अगर एनर्जी कम है दैट इज़ फ्रॉम 0.1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम है अगर, तो उसे बोलेंगे जनरली यूवी फोटोन. तो क्या होगा, तो वहाँ पर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट डोमिनेट करेगा. ये फिनोमिना होने की संभावनाएं ज़्यादा हैं. इवन थोड़ी संभावना है पर बहुत कम हल्के एटम्स के लिए है. जैसे एटम हैवी हुआ तो ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की बात करेगा. When the energy is between 0.1 mega electron volt and 2.5 mega electron volt, that means that photon belong to the X-ray. यानी X-ray अगर इंटरेक्ट करता है तब चांसेस हैं कॉम्पटन इफेक्ट के होने की. बट अगर एनर्जी को हम बढ़ाते जाएं एंड दैट मूव अप टू द 2.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा, दैट इज गामा फोटोन की बात करें, तब वहाँ पर पेयर प्रोडक्शन होगा. आपको मालूम है कि न्यूक्लियस की प्रेजेंस में गामा फोटोन पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन में ब्रेक होता है, मतलब 2 पार्टिकल वहाँ निकलते हैं. दैट इज़ फिनोमेना नोन एज पेयर प्रोडक्शन. शायद यूनिट मॉड्यूल 1 में आप स्टडी करा होगा आपने. तो यहाँ 3 फिनोमेना पॉसिबल हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट एंड पेयर प्रोडक्शन. हियर वी हैव टू कंसंट्रेट ओनली दिस. लेकिन ध्यान रहे कि ऐसा नहीं कि वेव से अगर मैटर से इंटरेक्शन होता है तो कॉम्पटन ही होता है, वहाँ तरह तरह के फिनोमेना पॉसिबल हैं. एक्सरेज की बात करेंगे, पार्टिकुलर एनर्जी वेरिएशन की बात करेंगे, उसमें कॉम्पटन इफेक्ट होता है. और ये क्यों स्टडी कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग क्वांटम मैकेनिक्स के एप्लीकेशंस की बात कर रहे हैं, उन फिनोमेना की बात कर रहे हैं जिन फिनोमेना को केवल क्वांटम मैकेनिक्स से ही डिस्कस कर सकते हैं, डिस्क्राइब कर सकते हैं. ये फिनोमेना, ये एक्सपेरिमेंट, ये एग्जाम्पल्स वो एग्जाम्पल्स हैं जिन्होंने इस बात को इस्टेब्लिश किया कि आप एनर्जी को, वेव को पार्टिकल नेचर से डिस्कस कर सकते हैं. नाउ कॉम्पटन इफेक्ट, वी आर जस्ट मूविंग टू द डेफिनेशन. व्हेन ए मोनोक्रोमेटिक बीम ऑफ लाइट, व्हेन वी टॉक अबाउट मोनोक्रोमेटिक दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट ए वन वेवलेंथ. इससे आसानी हो जाती है. कई वेवलेंथ होंगे तो अलग अलग वेवलेंथ का अलग अलग फिनोमेना होगा, तो वहाँ पर हम उसको एनालाइज नहीं कर पाएंगे. तो हम लोग जनरली मोनोक्रोमेटिक बीम की बात करते हैं. और समझे, मोनोक्रोमेटिक का मतलब सिंगल वेवलेंथ है बट नो एक्चुअली सिंगल वेवलेंथ इज पॉसिबल. एक्चुअली क्या होगा वहाँ पर कि बहुत पास की थोड़ी वेवलेंथ होंगी. वेवलेंथ हमेशा जो है भाई इस तरह से इस फॉर्म में होगा, इस फॉर्म में. बट जितनी चौड़ाई कम होगी हम कहेंगे इट इज़ मोर मोनोक्रोमेटिक. तो मोनोक्रोमेटिक बीम ऑफ लाइट ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी किसकी, एक्सरेज की बात कर रहे हैं, डिस्कस किया हमने पिछले स्लाइड में. इज स्कैटर्ड बाय ए सब्सटेंस, कोई सब्सटेंस हो सकता है, बट इंपॉर्टेंट थिंग कि उस सब्सटेंस में जिससे टकराने वाला है वो फ्री पार्टिकल होना चाहिए, अबाउट टू फ्री पार्टिकल होना चाहिए. दैट मीन्स दैट पार्टिकल, दैट इलेक्ट्रॉन
शुड बी लूजली बाउंड टू द एटम, एटम से लूजली बाउंड होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन की तरह बिहेव करेगा, ऐसा 2 टाइप्स ऑफ वेवलेंथ हमें वहां मिलेंगे अगर ऐसा होता है तो। 1 सेम वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, यही वाला हमें वापस वहां मिल जाएगा, जो जा रहा है वही मिल जाएगा, दैट इज नोन एज अनमॉडिफाइड रेडिएशन। और दूसरा ऑफ ग्रेटर वेवलेंथ, ग्रेटर वेवलेंथ बढ़ी हुई वेवलेंथ मिलेगी, या कहते हैं लोअर फ्रीक्वेंसी। 2 तरह की यहां हमें रेडिएशन मिल रहा है, एक तो सेम मिल जा रहा है और एक बढ़ी हुई वेवलेंथ का या कम हुई फ्रीक्वेंसी का, मतलब कम एनर्जी का हमें वहां पर रेडिएशन मिल रहा है। एक को बोलेंगे अनमॉडिफाइड रेडिएशन, एक को बोलेंगे मॉडिफाइड रेडिएशन। इस फिनोमेना को बोलते हैं कॉम्पटन इफेक्ट। एक्सरेज आए, पार्टिकल से टकराए, वो पार्टिकल किसी से बिलोंग कर सकता है, वो फ्री इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर, उससे टकराए और टकराने के बाद वो कहीं चला जाए, अभी डिस्कस करने डिटेल में, तो इसकी एनर्जी इससे कम होगी और ये भी कहीं चला जा रहा है। इस फिनोमेना को हम बोल रहे हैं, चूंकि इसकी एनर्जी कम हो रही है यानी फ्रीक्वेंसी कम हो रही है यानी वेवलेंथ बढ़ रहा है, इस फिनोमेना को हमने नाम दिया कॉम्पटन इफेक्ट। तो कभी कभी डेफिनेशन पूछता है ना, अब इसका एक्सप्लेनेशन समझे हो क्या रहा है यहां पर। एज पर एक्सप्लेनेशन गिवन बाय कॉम्पटन, उन्होंने यूज किसको किया, क्वांटम थ्योरी को, और उन्होंने कहा कि फोटोन ऑफ एनर्जी एच न्यू, जब एच न्यू की बात करते हैं मतलब क्वांटम थ्योरी की बात कर रहे हैं, वहां कंटिन्यूस एनर्जी की बात नहीं कर रहे। स्ट्राइक विद द सब्सटेंस, सम ऑफ एनर्जी ऑफ फोटोन इज ट्रांसफर टू द इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन से टकरा रहा है, कुछ एनर्जी उसको ट्रांसफर कर रहा है। सो द एनर्जी ऑफ फोटोन रिड्यूस्ड एंड द वेवलेंथ इंक्रीज, या कहते हैं फ्रीक्वेंसी डिक्रीज, एनर्जी डिक्रीज। अब इसको डिस्कस करने के लिए कई एज्यूम्शन लिए गए। वन इज द कॉम्पटन इफेक्ट इज द रिजल्ट ऑफ इंटरैक्शन ऑफ एन इंडिविजुअल पार्टिकल एंड फ्री इलेक्ट्रॉन ऑफ टारगेट। मतलब उस वेव को, उस एनर्जी को एज ए इंडिविजुअल पार्टिकल कंसिडर किया गया, जैसे कोलिजन होता है वैसे कंसिडर किया गया। द कोलिजन इज रिलेटिविस्टिक एंड इलास्टिक, तो जो केसेस होते हैं रिलेटिविस्टिक के, इलास्टिक के, वो यहां अप्लाई किए गए। और द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और मोमेंटम होल्ड्स गुड, उसको भी, ये तो तीनों चीजें ध्यान रखें, ये तीनों इसके एज्यूम्शन हैं, इनको कंसीडर करते हुए ही हम उसको आगे डेरिवेशन में इसको अप्लाई करेंगे, तभी डेरिवेशन हो सकेगा। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस फिगर। अगर हमने इस फिगर को समझा तो हमने, समझिए, आधी लड़ाई जीत ली। क्या है, ए फोटोन दैट इज इंटरैक्ट टू एन इलेक्ट्रॉन, ये फ्री इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन एट रेस्ट। तब क्या हो रहा है, ये जो फोटोन आ रहा है या वेव आ रही है, ये रेडिएशन आ रहा है, ये चला जा रहा है इधर, इसका नाम क्या दिया, स्कैटर्ड फोटोन। ये था इंसिडेंट फोटोन जो आके टकरा रहा है इससे, और टकराने के बाद किसी डायरेक्शन में चला जा रहा है जो थीटा एंगल, इंसिडेंट लाइन से थीटा एंगल पे चला जा रहा है। ध्यान दे, ऐसे आया फोटोन, इससे टकरा के इधर चला गया, अब उसकी एनर्जी चेंज हो गई, मोमेंटम बाद की बात है। और इसके टकराने की वजह से जो इलेक्ट्रॉन रुका हुआ था वो क्या, वो भी कहीं छटक गया, कहीं और चला गया, उसको हमने नाम दिया रिक्वायर्ड इलेक्ट्रॉन, रिक्वायर्ड इलेक्ट्रॉन, रिक्वायर्ड इलेक्ट्रॉन। तो फोटोन आके से टकरा के चला जाता है, दैट इज नोन स्कैटर्ड फोटोन, और रिक्वायर्ड इलेक्ट्रॉन चला गया इस डायरेक्शन में, उसको नाम दिया रिक्वायर्ड इलेक्ट्रॉन, एंड दैट हैविंग सम एंगल, मान लेते हैं फाई, थीटा एंड फाई, कोई हार्ड एंड फास्ट फिक्स नहीं है, कन्वेंशन के हिसाब से थीटा और फाई, कहीं कहीं पर फाई ऊपर थीटा नीचे, वो एक ही बात है, आप जिसको चाहे उसको मान लो। अब देखते हैं कि एनर्जी क्या होगी और मोमेंटम क्या होगा कोलिजन के पहले और कोलिजन के बाद में, इंटरेक्शन के पहले, इंटरेक्शन के बाद में। देखें ध्यान से, E इज इक्वल टू एच न्यू, दैट इज द एनर्जी ऑफ फोटोन बिफोर कोलिजन। अब मान लें इंटरेक्शन के बाद उसकी जो फ्रीक्वेंसी थी वो कम हो गई, न्यू डैश, तो एनर्जी क्या हो जाएगी, एच न्यू डैश, एच न्यू पहले थी, एच न्यू डैश बाद में। What about the momentum of photon? Momentum E is equal to PC फार्मूला होता है, E is equal to PC, the formula that is E is equal to PC. Now P is equal to E by C, तो ये हो गया P is equal to h nu by C before collision, and after collision simply एनर्जी चेंज हो गई तो मोमेंटम चेंज हो गया, P is equal to h nu dash by C। इसी तरह से इलेक्ट्रॉन के बारे में कंसिडर करें, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या है और इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम क्या है। तो बिफोर कोलिजन वो रुका हुआ है, तो रुका हुआ मालूम है हमें, आपने मॉड्यूल में पर रखा, रिलेटिविस्टिक अप्लाई होगा यहाँ पर, तो क्या होगा, रेस्ट मास एनर्जी,
E is equal to m naught c square, E is equal to m naught c square. एंड आफ्टर दैट कोलिजन एनर्जी क्या हो जाएगी, रिलेटिविस्टिक एनर्जी E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर. इसी एम सी स्क्वायर को हम समझ सकते हैं इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम, दैट इज अंडर रूट पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर सी टू पावर 4. एम सी स्क्वायर भी समझ सकते हैं या मोमेंटम के टर्म में अंडर रूट, तो अंडर रूट को हमने मान लिया पावर हाफ लिया, तो पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर सी टू पावर 4 टू पावर हाफ, दैट इज अंडर रूट. मोमेंटम के बारे में बात करें तो रुका हुआ, अगर मोमेंटम का फार्मूला सेम है भाई, चाहे रिलेटिविस्टिक हो या क्लासिकल, मास इनटू वेलोसिटी, एंड सिंस वेलोसिटी इज इक्वल टू 0 सो p इज इक्वल टू 0. एंड आफ्टर दैट कोलिजन हैविंग सम रिलेटिविस्टिक वेलोसिटी v, सो हैविंग सम रिलेटिविस्टिक मास m, सो p इज इक्वल टू mv. तो अब हमारे पास ये ध्यान रहे कि क्या क्या दिमाग में रखना है, हमें मालूम होना चाहिए ये फिनोमेना हो रहा है, इसमें एनर्जी क्या है, इसमें मोमेंटम क्या है, दोनों चीज़ों का, फोटॉन का और इलेक्ट्रॉन का. इसको बढ़िया समझ लीजिए, फिर से देखें समझें. फोटॉन इंटरेक्ट विद इलेक्ट्रॉन हैविंग एनर्जी h न्यू, आफ्टर दैट एनर्जी h न्यू डैश. इलेक्ट्रॉन हैविंग एनर्जी m नॉट c स्क्वायर, एंड सो एनर्जी अंडर रूट p स्क्वायर c स्क्वायर प्लस m नॉट स्क्वायर c टू पावर 4. मोमेंटम E बाई c, दैट इज h न्यू बाई c, h न्यू डैश बाई c. मोमेंटम 0, मोमेंटम mv. अब लॉ ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई कर पाएंगे. देखें ना, पहले हम एनर्जी का कंजर्वेशन अगर अप्लाई करें, द एनर्जी ऑफ सिस्टम बिफोर कोलिजन, एच न्यू था, यहां देखें इस फिगर यहां भी बनी हुई है, एच न्यू था और एच न्यू डैश था. तो बिफोर कोलिजन टोटल एनर्जी कितनी हो गई, एच न्यू और एम नॉट सी स्क्वायर, एच न्यू एंड एम नॉट सी स्क्वायर. एंड आफ्टर कोलिजन दोनों की एनर्जी एच न्यू डैश एंड दिस वन, एच न्यू डैश एंड पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर सी टू पावर 4 पावर हाफ, दैट इज अंडर रूट. ये फार्मूला है. अभी हमें इसको स्क्वायर करके सॉल्व करना है, तो हमें अंडर रूट वाला पार्ट एक साइड रखना पड़ेगा, तब स्क्वायर कर पाएंगे. तो यहां पर देखो कर दिया हमने, अंडर रूट का पार्ट एक साइड और स्क्वायर कर दिया. जब स्क्वायर कर दिया तब क्या हुआ, देखो यहां पर देखें कि पी स्क्वायर सी स्क्वायर दैट इज ए स्क्वायर, और यहां पर सिंपली अंडर रूट हट गया, तो हमारे पास एक टर्म आ गया एम नॉट स्क्वायर टू पावर 4. जब यहां स्क्वायर करेंगे तो इसको मान लें ए, इसको मान लें बी, तो बी स्क्वायर क्या हो गया, एम नॉट स्क्वायर टू पावर 4. तो वो टर्म यहां से इससे कैंसिल होगा, इसके बी स्क्वायर से, तो वो हमने कैंसिल कर दिया. बाकी लिखा हुआ है देखो, पी स्क्वायर सी स्क्वायर एक टर्म बचा, और जब इसको स्क्वायर करेंगे तो ये इटसेल्फ अपने आप में होल स्क्वायर है. ए स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, एच न्यू स्क्वायर एच न्यू डैश स्क्वायर माइनस 2 एच न्यू डैश प्लस 2ab, ए बी ए, 2 एच न्यू माइनस एच न्यू डैश इंटू एम नॉट सी स्क्वायर. सो हमारे पास आ गया पी स्क्वायर सी स्क्वायर, कहां से, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से. नाउ वी विल गोइंग टू यूज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. बट ध्यान रखें एनर्जी में कोई दिक्कत नहीं थी. क्यों, एनर्जी अपने आप में कौन सी इक्वेशन थी, कौन सा फंक्शन है, कैसा फंक्शन है, दैट इज स्केलर क्वांटिटी. मोमेंटम इज ए वेक्टर क्वांटिटी. सो बाय कंसीडरिंग द बैलेंसिंग द मोमेंटम, हमें क्या करना पड़ेगा, हमें डायरेक्शन का ध्यान रखना पड़ेगा. तो क्या किया हमने, देखें मोमेंटम पहले इस डायरेक्शन में था, फिर इधर और इधर, तो हमने क्या किया, इसको एक्स और वाई के लॉन्ग इसका अपना कंपोनेंट ले लिया. तो ये देखें, ये एच न्यू डैश बाई सी है और एंगल यहां थीटा है, तो थीटा की साइड में कॉस कंपोनेंट, एच न्यू डैश बाई सी कॉस थीटा, और इधर चला गया साइन थीटा कंपोनेंट, एच न्यू डैश बाई सी साइन थीटा. ध्यान देंगे ये हमारे पास एंगल थीटा के साथ में ये दिख रहा था, इसका कॉस थीटा कंपोनेंट यहां पर और साइन थीटा कंपोनेंट यहां पर. चूंकि हम एक्स वाई के अलॉन्ग इसको ब्रेक कर लेंगे, तो एक्स वाई के अलॉन्ग ही बैलेंस कर लेंगे. दूसरा देखें, यहां पर देखें पी था, यहां पी था, सिर्फ एमवी था, हमें एमवी से मतलब नहीं, पी था. नाउ पी का दो कंपोनेंट कॉस फाई एंड साइन फाई, तो पी कॉस फाई यहां पर, पी साइन फाई. नाउ वी आर एबल टू जस्ट इसको देख लें, इसको देख लें, यहां देखें, यहां देखें. अब हमें इससे कोई मतलब नहीं, इससे कोई मतलब नहीं. क्यों, हमने अब कंपोनेंट एक्स वाई एक्सिस पे निकाल लिया, इन्हीं कंपोनेंट की मदद से बैलेंस करना है. कैसे, पहले ऑन एक्स एक्सिस फिर ऑन वाई एक्सिस. एक्सिस पे करेंगे तब क्या है, एच न्यू बाई सी प्लस 0. 0 क्यों, क्योंकि मोमेंटम ऑफ
इलेक्ट्रॉन वाज 0 एट रेस्ट, प्लस बाद में क्या था, यही दोनों देख लें, उठा के वैल्यू पुट कर दें, एच न्यू डैश बाई सी कॉस थीटा प्लस पी कॉस फाई। वाई में क्या है, वाई में देखें, वाई में तो ये दोनों एक दूसरे का अपोजिट है, चाहे हमें इस दिस वन इज इक्वल टू दिस वन रख दें, या ऐसा लिख सकते हैं, वाई एक्सिस पे इनिशियली कोई कंपोनेंट नहीं था और बाद वाले कंपोनेंट क्या थे, एच न्यू डैश बाई सी साइन थीटा माइनस, चूंकि साइन अपोजिट है तो माइनस माइनस पी साइन फाई। सो यहां से आपने निकाल लिया पी कॉस फाई, सी मल्टीप्लाई कर दिया पी सी, और यहां पर बाकी इसको इधर लेते गए तो पी सी कॉस फाई यहां से आ गया एच न्यू माइनस एच न्यू डैश कॉस थीटा, और पी सी साइन फाई यहां से आ गया, सी मल्टीप्लाई फिर से कर दिया, पी सी साइन फाई इज इक्वल टू एच न्यू डैश साइन थीटा। तो इक्वेशन 2 पी सी कॉस फाई एंड इक्वेशन 3 पी सी साइन फाई। अगर दोनों को स्क्वायर करके ऐड करें तो क्या हो जाएगा, cos square phi plus sin square phi, that will be equal to 1. So we can eliminate this phi by just squaring and adding equation number 2 and 3. देखें क्या हो रहा है। So हमारे पास pc cos phi था कि pc sin phi था, दोनों को स्क्वायर करके जोड़ रहे हैं, p स्क्वायर c स्क्वायर तो कॉमन लिया तो क्या आ गया अंदर, sin स्क्वायर phi प्लस cos स्क्वायर phi दैट इज इक्वल टू 1। बाकी स्क्वायर करेंगे तब क्या है, फिर से ये पहला फंक्शन का स्क्वायर दूसरे फंक्शन का स्क्वायर, तो यहां तो स्क्वायर करने में कोई दिक्कत नहीं, दैट इज एच न्यू डैश साइन थीटा का होल स्क्वायर है, यहां पर ए माइनस बी का होल स्क्वायर फिर लग गया, ए स्क्वायर एच न्यू स्क्वायर बी स्क्वायर एच न्यू डैश स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा एंड 2 ए बी, तो 2 एच न्यू डैश कॉस थीटा, माइनस आए तो माइनस यहां पर आ गया। नाउ अगेन वी कैन सी वन थिंग कि यहां देखो ये है एच न्यू डैश स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और यहां है एच न्यू डैश स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। सो इफ वी टेक एच न्यू डैश स्क्वायर कॉमन तो यहां बचा साइन स्क्वायर थीटा, यहां कॉस स्क्वायर थीटा, दोनों को अगर साथ में ले तो वो इक्वल टू 1 हो, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर 1 हो गया तो हमने उसको नहीं लिखा, तो यहां बचा क्या, पी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये खत्म हो गया और ये साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा अपने आप खत्म हो गया, बचा पी स्क्वायर सी स्क्वायर इज इक्वल टू एच न्यू स्क्वायर प्लस एच न्यू, अब ये भी थीटा भी साइन थीटा वाला पार्ट खत्म हो जाएगा तो बचेगा ये एच न्यू डैश स्क्वायर माइनस 2 एच न्यू डैश कॉस थीटा, अभी हमने एच मल्टीप्लाई नहीं किया ऐसे रहने दिया, 2 एच न्यू डैश कॉस थीटा। लॉ ऑफ एनर्जी ऑफ कंजर्वेशन से हमारे पास ये इक्वेशन पहले से थी पी स्क्वायर सी स्क्वायर, और एक पी स्क्वायर सी स्क्वायर यहाँ निकाल लिया हमने, इक्वेशन नंबर 1 में था और इक्वेशन नंबर 4 में, दोनों को हम इक्वेट कर दें, इक्वेट करें तो क्या हो गया, पी स्क्वायर सी स्क्वायर यहाँ, पी स्क्वायर सी स्क्वायर है 1 और 4 से, तो दिस वन इज इक्वल टू दिस वन। देखिए कुछ चीज़ें कैंसिल हो रही हैं यहाँ पर, देखें एच न्यू ये कैंसिल है, एच न्यू डैश कैंसिल है, एच न्यू कैंसिल है, एच न्यू डैश कैंसिल है, ये दोनों कैंसिल हो गए, रेस्ट को सॉल्व करना है, रेस्ट को सॉल्व करना है, दैट इज एच न्यू माइनस एच न्यू डैश एम नॉट सी स्क्वायर इज इक्वल टू एच न्यू डैश 1 कॉमन निकालिए 1 माइनस कॉस फाई, सो बाकी चीज़ें कुछ कैंसिल हो गई, वहाँ वापस चलें, देखें बाकी जो बचा था उसमें देखिए इसके कटने के बाद ये 2 भी कैंसिल हो गया, 2 भी कैंसिल हो गया, तो 2 वहाँ नहीं दिख रहा है। अब यहां पर देखें एच न्यू, अब एच कॉमन निकाला तो यहां 2 एच है, यहां एक एच कैंसिल हो गया, यहां पर एक एच कैंसिल हो गया, ये एच यहां कॉमन निकाला और एक एच ये कैंसिल हो गया, तो न्यू माइनस न्यू डैश एम नॉट सी स्क्वायर इज इक्वल टू एच न्यू डैश 1 माइनस कॉस थीटा। सो न्यू डैश और ये न्यू डैश इधर ले आए, न्यू माइनस न्यू डैश अपॉन न्यू डैश इज इक्वल टू एच एम नॉट सी स्क्वायर, इसको हम लेते गए इस साइड में, इस न्यू डैश को ले आए थे इधर नीचे, तो ये बन गया नीचे आ गया और ये बन गया यह नीचे चला गया, एच अपॉन एम नॉट सी स्क्वायर 1 माइनस कॉस थीटा। सो वट वी हैव 1 अपॉन, अब ये देखो न्यू माइनस न्यू डैश है और यहाँ पर न्यू डैश है, तो इसको पहले इसके साथ ले जाएंगे तो 1 अपॉन न्यू डैश हो गया, और फिर न्यू डैश अपॉन न्यू डैश, तो न्यू डैश कैंसिल हो गया, 1 अपॉन न्यू हो गया, रेस्ट यहाँ पर एच अपॉन एम नॉट सी स्क्वायर 1 माइनस कॉस थीटा। अब हम इसको लैम्डा के टर्म में चेंज कर सकते हैं, फार्मूला न्यू इज इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा, न्यू इज इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा, इफ यू पुट न्यू इज इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा,
तो जब इसको डैश करेंगे तो यहाँ डैश हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ये डैश तो ये भी डैश, तो यहाँ पुट कर दिया तो ऊपर चला गया, न्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल है भाई, तो जहाँ पर न्यू डैश था वहाँ लैम्डा डैश बाई सी, तो ये एक सी एक्स्ट्रा हो गया, ये सी देखो ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, तो लैम्डा माइनस लैम्डा डैश माइनस लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम नॉट सी 1 माइनस कॉस थीटा। सो वी हैव द एक्सप्रेशन ऑफ क्वांटम शिफ्ट, क्या मिला, डेल्टा लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा डैश माइनस लैम्डा एच अपॉन एम नॉट सी 1 माइनस कॉस फाई। दिस इज द रिजल्ट वी आर लुकिंग फॉर। चेंज इन वेवलेंथ इज इक्वल टू इनिशियल और ये फाइनल वेवलेंथ का डिफरेंस, एंड दैट इज इक्वल टू एच अपॉन एम नॉट सी 1 माइनस कॉस थीटा। बड़ी इंटरेस्टिंग, यहां पर क्वांटम शिफ्ट डेल्टा लैम्डा जो है इसको क्वांटम शिफ्ट बोल रहे हैं भाई, चेंज इन वेवलेंथ इज नोन एज क्वांटम शिफ्ट, एंड दैट डिपेंड ओनली ऑन द एंगल ऑफ स्कैटरिंग। किस पे डिपेंड कर रहा है, थीटा पर, और कुछ यहां पर नहीं आया, ये जेड नहीं आया, वो इलेक्ट्रॉन किससे बिलोंग कर रहा था, किस मटेरियल से बिलोंग कर रहा था, किस एटम का था, कोई मतलब नहीं हमें, क्यों, क्योंकि यहां कोई एक्सप्रेशन नहीं है जेड का, केवल थीटा है, तो इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट फोटोन या पार्टिकल, मटेरियल से मतलब नहीं है और वेवलेंथ से मतलब लैम्डा भी नहीं है, डेल्टा लैम्डा चेंज इन वेवलेंथ क्वांटम शिफ्ट ओनली डिपेंड अपॉन द वैल्यू ऑफ थीटा, थीटा चेंज हो जाएगा, डेल्टा लैम्डा चेंज हो जाएगा, क्योंकि कॉस थीटा वैल्यू बदलती जाएगी भाई, और ये जो बचा ये कांस्टेंट है एच अपॉन एम नॉट सी, क्वांटम वेवलेंथ बोल रहे हैं, इसको देखते हैं आगे, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय लैम्डा सी। तो ये लास्ट में स्टेटमेंट लिखना बड़ा इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, कि ये किस पे डिपेंड, यही पूछता है एग्जाम में एक्चुअली, कि प्रूव दैट दिस डिपेंड्स ऑन एंगल ऑफ स्कैटरिंग इंडिपेंडेंट ऑफ मटेरियल या वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट फोटोन। तो ऐसे में आपको यहाँ पर ये पूरा प्रूव करने के बाद स्टेटमेंट लिखना जरूरी होगा। नाउ वी हैव एवेल्युएटेड, अब देखें इसमें पहली चीज कि डेल्टा लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा डैश माइनस लैम्डा, डेल्टा लैम्डा हैविंग सम पॉजिटिव वैल्यू, तो वेवलेंथ ऑफ स्कैटर्ड फोटोन इज ग्रेटर, लैम्डा डैश और लैम्डा हैविंग सम प्लस पॉजिटिव वैल्यू, तो ये बढ़ जाएगा, तो लैम्डा डैश ये मालूम भी है और मैथमेटिक लिख रहा है, इज ग्रेटर देन वेवलेंथ लैम्डा ऑफ इंसिडेंट फोटोन, जो यहां वेवलेंथ था यहां जब बढ़ा हुआ वेवलेंथ मिलेगा। दूसरा, व्हेन थीटा इज इक्वल टू जीरो, थीटा इज इक्वल टू जीरो मीन्स कि ये स्कैटर्ड फोटोन इस डायरेक्शन में जा रहा है, ध्यान देंगे ये जो फोटोन यहां जा रहा था, अभी थीटा जीरो का मतलब क्या हो गया, ये फोटोन ऐसे आया सीधे निकल गया, तो थीटा इज इक्वल टू जब जीरो होता है तब फार्मूले में देखो, फार्मूले में हमारे पास क्या था, फार्मूला था एच अपॉन एम नॉट जीरो और 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा, थीटा इज इक्वल टू जीरो, तो 1 माइनस 1 दैट इज जीरो, सो लैम्डा माइनस लैम्डा डैश माइनस लैम्डा डेल्टा लैम्डा इज इक्वल टू जीरो, दैट मीन्स लैम्डा डैश इज इक्वल टू लैम्डा, और ऐसे में नो स्कैटरिंग, वहां कोई स्कैटरिंग नहीं हो रही, अगर ये लाइट, ये वेव, ये पार्टिकल, ये फोटोन ये सीधे निकला जा रहा है तो वहां पर कोई स्कैटरिंग नहीं हो रही, दैट इज अनमॉडिफाइड स्कैटरिंग, पहले बताया था, अगर सेम वेवलेंथ मिलती है दैट इज अनमॉडिफाइड स्कैटरिंग। सेकेंड, अगर अब थीटा की डिफरेंट वैल्यूज के लिए हम डिस्कस कर रहे हैं, क्या निकल के आता है देखते हैं, थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2, मतलब ऐसे आया और ऐसे चला गया, तब इस पे क्या असर है, तो डेल्टा लैम्डा चेंज इन वेवलेंथ जो है वो क्या है, 1 माइनस कॉस फाई, और फाई हो गया जीरो, तो 1 बचा, 1 मतलब सिर्फ कांस्टेंट बचा, एच अपॉन एम नॉट सी, विच इज हमने बताया था कांस्टेंट है, इसको बोलेंगे क्वांटम वेवलेंथ, और वैल्यूज पुट कर दें एच की, एम नॉट की, रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, सी की वैल्यू पुट करें और इसको सॉल्व करें, तो वी हैव दिस 0.0242 एंगस्ट्रॉम, न्यूमेरिकल पॉइंट है वो से इंपॉर्टेंट वैल्यू है, चाहे तो याद कर सकते हैं, चाहे कोई दिक्कत नहीं, सॉल्व कर सकते हैं, जब चाहे तब सॉल्व हो जाएगा। एंड इंटरेस्टिंगली जब थीटा इज इक्वल टू पाई बोले, थीटा इज इक्वल टू पाई का मतलब क्या हो गया, थीटा इज इक्वल टू पाई, ये हो गया पाई, यों फोटोन गया यों लौटा, हेड ऑन कोलिजन, टकराने के बाद उसी रास्ते में वापस, अगर ऐसा होता है तो क्या होगा, तो 1 माइनस कॉस थीटा, नाउ कॉस 180 इज इक्वल टू -1, तो 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस -1 दैट इज 2, तो ये क्या हो जाएगा 2h अपॉन एम नॉट सी, भाई 1 माइनस कॉस थीटा की बात कर रहे थे, 1 माइनस कॉस पाई हो गया, एंड 1 माइनस कॉस पाई इज 1 माइनस देन -1 दैट इज इक्वल टू 2,
तो वो 2 यहाँ पर आया, तो 2h/m0c दैट इज 2 लैम्डा सी, तो इसी की डबल वैल्यू हो गई 0.484 एंगस्ट्रॉम, विच इज द हेड ऑन कोलिजन एंड रिप्रेजेंट द मैक्सिमम चेंज इन वेवलेंथ। इससे ज़्यादा चेंज पॉसिबल नहीं है, थीटा पे सिर्फ डिपेंड कर रहा है, थीटा की ऐसी वैल्यू जिसके लिए कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा मैक्सिमम है, वो यही है, तो मैक्सिमम चेंज इन वेवलेंथ यही पॉसिबल है भाई ना। ये तो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट था, इसी को जब एक्सपेरिमेंटली किया गया तो देखा गया और इसको समझा गया, ये प्रूव जो है कि रिजल्ट को मैच कर रहा है कि नहीं। तो क्या किया गया कि एक कार्बन टारगेट से इसको एक्सरे को हिट किया गया और डिफरेंट एंगल्स पर रिजल्ट्स लिए गए, एंड वी कैन हैव सम कंक्लूजन्स। The figure represent the experimental values measured for Compton shift delta lambda which agrees well with the theoretical result। जो वैल्यूज आई जिस एंगल पर, जैसे हमने इसको 0 पे देखा, 45, 90, 135, इन एंगल्स पे जो रिजल्ट्स आया। अब रिजल्ट्स में देखो, ये एक छोड़ के बाकी में 2-2 पीक दिख रहे हैं, ये 0 था सीधे निकल गया, एक पीक, एक ही जगह एनर्जी पीक दिख रहा है, यहाँ पर 2 पीक दिख रहे हैं, एक पीक दिख रहा है इसी वेवलेंथ के यानी इनिशियल वेवलेंथ के करस्पॉन्डिंग, और दूसरा जो पीक दिख रहा है वो करस्पॉन्डिंग टू न्यू वेवलेंथ है, मॉडिफाइड वेवलेंथ, एंड दैट वेवलेंथ वैल्यूज एग्जैक्टली मैच विद द वैल्यू कैलकुलेटेड बाय द क्वांटम शीट फार्मूला। तो वो वैलिडिटी इसके यहां शो करता है। द फर्स्ट पीक करस्पॉन्ड्स टू वेवलेंथ सेम एज इंसिडेंट वेवलेंथ अनमॉडिफाइड रेडिएशन। अब ये तब होता है जब ये स्कैटर्ड फॉर्म टाइटली बॉन्ड इलेक्ट्रॉन से करता है, तब वहां पर वेवलेंथ में चेंज नहीं आता, और अगर वो फ्री इलेक्ट्रॉन से इंटरेक्ट करता है तो वो फिर वेवलेंथ मॉडिफाई हो जाती है, और वही वेवलेंथ आपका यहां से निकल रहा है, वही वेवलेंथ आपको रिजल्ट में मिल रहा है, कैलकुलेट कर सकते हैं, एंड दैट इज द एक्चुअली रेडिएशन फ्रॉम द स्कैटर्ड फ्रॉम द फ्री इलेक्ट्रॉन। ध्यान रखेंगे, जो अनमॉडिफाइड रेडिएशन है मतलब सेम वेवलेंथ, तो वो स्कैटर्ड फ्रॉम टाइटली बॉन्ड इलेक्ट्रॉन से, और जब कह देंगे मॉडिफाइड रेडिएशन जिसको हम कह रहे हैं लैम्डा डैश जब होगा तब क्या है, स्कैटर्ड फ्रॉम फ्री इलेक्ट्रॉन। तो थ्योरी का कॉन्सेप्ट जो है ये एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट से मैच कर रहा है ना। एक क्वेश्चन और एग्जाम पूछता है 2 नंबर में कभी कभी कि आपको क्यों विजिबल स्पेक्ट्रम में क्वांटम शिफ्ट नहीं दिखाई देता है। ध्यान देंगे, मैक्सिमम चेंज इन वेवलेंथ जो हमने निकाला वो इतना ही है, तो ये तभी लगभग इतना 0.05 एंगस्ट्रॉन्ग, तो ये फ्यू एंगस्ट्रॉन्ग पे ही कुछ परसेंटेज बनेगा, बाकी इतना कम परसेंट बनेगा कि ऑब्जर्वेबल नहीं होगा। एग्जाम्पल के लिए एक्सरे की जो वेवलेंथ है वो 1 एंगस्ट्रॉन्ग है, और डेल्टा मैक्स की वैल्यू इतनी निकाली, तो अब इसका ये अगर आप कितने परसेंट चेंज हो रहा है देखें, तो ये परसेंटेज कितना है, 5% है। चेंज इन वेवलेंथ इज 5% ऑफ द ओरिजिनल, तो 5% चेंज इज डिटेक्टेबल, हम उसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं। बट अगर हम विजिबल के देखें तो वहां जो वैल्यू है दैट इज ऑफ 5000 एंगस्ट्रॉन्ग, और 0.05 एंगस्ट्रॉन्ग कितना उसका परसेंटेज है, 0.001%, दैट लेस परसेंटेज इज नॉट ऑब्जर्वेबल। सो आपको विजिबल स्पेक्ट्रम में, विजिबल लाइट में, विजिबल रेडिएशन में क्वांटम शिफ्ट ऑब्जर्व नहीं होने वाला है, क्योंकि चेंज इन वेवलेंथ तो हो रहा है बट इतना कम परसेंटेज हो रहा है कि उसे देख नहीं सकते। एक छोटा सा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम देखते हैं। X-ray with wavelength 1 angstrom scattered from a carbon block. The scattered radiation is viewed at 90 degree to the incident beam. Find the quantum shift and the wavelength scattered photon. अब देखो, the quantum shift is given by delta lambda. Delta lambda का फॉर्मूला मालूम है, h कांस्टेंट, m नॉट कांस्टेंट, c कांस्टेंट, वैल्यू पुट किया गया 1 माइनस, अब cos थीटा की वैल्यू रखिए 90, 0 हो गया कांस्टेंट वैल्यू, तो डेल्टा लैम्डा चेंज इन वेवलेंथ क्या हो गया 0.0242, और अगर चेंज इन वेवलेंथ निकालना है तो लैम्डा डैश इज इक्वल टू लैम्डा चला गया, लैम्डा प्लस दिस वन, चेंज इन वेवलेंथ बढ़ा हुआ वेवलेंथ आपका आने वाला है, तो ये हमारे पास पहले का वेवलेंथ था, सॉल्व करने पर ये वेवलेंथ आया, दोनों का एडिशन 1.0242 एंगस्ट्रॉन्ग, तो ये हमारे पास रिजल्ट आ गया। तो इस तरह के तमाम न्यूमेरिकल्स हैं, आप प्रैक्टिस करेंगे, एग्जाम में दिखेंगे मिलेगा। थैंक यू फॉर दिस सेशन।